मनीष, इन सबके बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भारतीय समय अनुसार अगर बात करें तो 2:30 बजे होने वाली है रात के। क्या लगता है इस मीटिंग के बाद कोई भी गुंजाइश बची है? क्योंकि मीटिंग्स तो कई बार हो चुकी, कई दशकों से ये बातचीत चल रही है लेकिन बात नहीं बन पाई, तो आज जो मीटिंग होगी उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक तरीके से बस मध्यस्थता के तौर पर ही आप उसे देखिए। उसको इतनी तवज्जो ईरान इस समय देगा वो बिल्कुल भी मुश्किल पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, या अमेरिकन उसकी बात मानेंगे, इजरायलीज मानेंगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए 2:30 बजे का वेट करना चाहिए। लेकिन एक और सिंबॉलिक आपको तस्वीर अगर आपने देखी हो तो, क्योंकि रात का वक्त है, पाम जुमेरा एरिया जो दुबई का है, और उस एरिया पे टारगेट करना, वहाँ पे मिलिट्री बेसिस नहीं बल्कि वहाँ पर रिहाइश थी जो अमेरिकन आर्मीज हैं उनके लोगों की और उसके आसपास के लोगों के, यानी इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ईरान के पास इंटेलिजेंस प्रॉपर था और इसी वजह से वो हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे सिविल एरियाज जा रहे हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस बात को बताया जाएगा। नैरेटिव जैसे आप ये समझिए कि रमजान का टाइम चल रहा है और उस समय ईरान ने लगातार फायर किया। उसके अलावा जो बाकी का एरिया है, खासतौर पर इसराइल के एरिया में टेल अवीव के ऊपर उसने टारगेट करने की कोशिश की। उसके अलावा जो बाकी एरियाज हैं वहां पर टारगेट करने की कोशिश की। तो ओवरऑल आप पिक्चर में देखेंगे तो इन एरियाज को टारगेट करते हुए ईरान ने अपना जो मैसेजिंग है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है। और इसीलिए रेफरेंस के तौर पे मैं बार बार 2025 जून का जो समय बता रहा हूं, क्योंकि उस समय ठीक ऐसे ही हुआ था, इसी तरीके से हुआ। और जब इसराइल के तेल अवीव पर लगातार फायर हुआ, मिसाइल्स गिरी, तो उसको जीरो इन करते हुए उस पर बातचीत के टेबल पर ही आए। और ईरान इस बार भी इसीलिए सोचे समझे तरीके से बहरीन उन जगहों पे जहां पे जो अमेरिकन नौसेना है या अमेरिकन फिफ्थ फ्लीट है उसका मेन स्ट्रेटेजिक एरिया है या अमेरिकन मिलिट्री बेस है, उन एरियाज को टारगेट कर रहा है, या फिर वहां पे अमेरिकन की प्रेजेंस है। इसी को लेते हुए अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए कहा है। उनको कहा है कि वो अंडरग्राउंड बंकर्स में जाएं जब भी अगर वो सायरन सुनाई देता है। इसराइल ने अपनी लगातार अलर्ट जारी रखा है। इसराइल अभी भी इस बात को कह रहा है कि आप सुरक्षित रहें। आज पूरे दिन में अभी तक, जब करीबन 7:30 का वक्त हो चुका होगा, अभी तक करीबन 8 से 9 बार जो बड़े तौर पर 15 से 20 मिनट तक के सायरन बजे हैं वहां पर तेल अवीव में, उसके आसपास के एरियाज में। और यही नहीं बल्कि ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इसका फायदा उठाते हुए अगर आप डेमोग्राफिकली भी देखेंगे, एक और चीज दीपिका ये समझाना बहुत जरूरी है कि जो डेमोग्राफी है, खासतौर पे इसराइल का जो पूरा का पूरा एरिया है, आप समझ लीजिए कि इसराइल को कई बार डबल करना पड़ेगा, यानी कभी 20x करना पड़ेगा, तब जाके ईरान की वो पूरी डेमोग्राफी बनती है। तो इसका मतलब अगर इसराइल के ऊपर जो मिसाइल्स अगर ईरान के द्वारा जिस तरीके से 2025 में दागी गई थी जून महीने में, और उस समय 95% इंटरसेप्ट हुई थी लेकिन 5% इंटरसेप्ट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन डेमोग्राफी बड़ी होने की वजह से ईरान से अगर ईरान पे इसराइल और उसके अलावा अमेरिकन भी अगर मिसाइल दागते हैं तो वो अलग अलग एरियाज में स्कैटर्ड होगी, तो उसका इंपैक्ट कम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। और यही एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर ईरान जो है ये बोलना चाहता है और बताना चाहता है। आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो इस बार कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, हालांकि ये बार बार ये कहा गया है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन पर यकीन ना करें जब तक वो कंफर्म नहीं होती है। तो इसीलिए वो उसमें बताया गया कि फाइटर एयरक्राफ्ट को बिल्कुल क्रैश कर दिया, फाइटर एयरक्राफ्ट को मिसाइल मार के, एयर डिफेंस गन मार के पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इस तरीके से नैरेटिव वॉरफेयर भी अब शुरू हो गया है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आने वाला 12 से 24 घंटा बहुत ही निर्णायक होगा और ये तय कर देगा कि ये जो वॉर है, यानी ये इस समय जो वॉर है वो रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ेगी या फिर इस पर विराम लगते हुए एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर ये नजर आएंगे। बिल्कुल मनीष, और 2025 का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं इस चर्चा में, लेकिन जब 2025 में ये वॉर हुआ था, फुल स्ट्रेट स्केल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जिस तरीके से इजराइल ईरान के बीच हुआ था, लेकिन अभी 2026 में सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग है। ईरान जिस तरीके से रिटालिएट कर रहा है उससे ये समझ आ रहा है कि ये युद्ध का कम से कम पहला और आखिरी दिन तो नहीं है। युद्ध शुरू जरूर हो चुका है लेकिन ये कहां थमेगा जाकर ये किसी को भी नहीं पता। फिलहाल ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। ईरानी मीडिया की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा रही है, ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। मनीष, एक के बाद एक आक्रामक रुख ईरान अपनाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन हमने 2025 में ईरान इजराइल के बीच देखा था, लेकिन ईरान अब 2026 में जिस तरीके से हमले कर रहा है, ड्रोन अटैक, एयर स्ट्राइक, अब हाइपरसोनिक की भी खबर मिल रही है। ईरान फुल फ्लैज वॉर की तरफ और स्टैंड क्लियर है कि जो कंडीशंस यहां पर रखी गई हैं उन पर हम राजी नहीं होंगे। देखिए, ये बात आपको समझनी होगी रशिया यूक्रेन के वॉर से
क्योंकि वॉर में तो चले गए, आज तक वो दोनों कंट्रीज वॉर में हैं, लेकिन ईरान जो कि अपने पूरी तरीके से सक्षम है। इसराइल बार बार इसी बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बोलता आया है, जिक्र करता आया है कि ये जो मिसाइल्स हैं वो एक तरीके से पूरे विश्व के लिए थ्रेट है, और यही इसी का रेफरेंस देकर ये अटैक किया गया ईरान के ऊपर, और ये कहा गया कि जो इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, यूरेनियम है, उसके अलावा बाकी ये जो बैलिस्टिक इनका जो प्रोजेक्ट है, ये सभी थ्रेट है विश्व के ऊपर, और इसका ये मिसयूज भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि जब ओमान और ने बातचीत करनी शुरू की, एक लंबा बातचीत का दौर चला अमेरिका और साथ में ईरान के बीच में। अब अभी की बात, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे औपचारिक पुष्टि अब से कुछ देर बाद इसकी की जाएगी कि हाइपरसोनिक मिसाइल अगर लॉन्च की है तो आप ये समझ लीजिए कि इजराइल के पास जो आयरन डोम सिस्टम है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, लेकिन आयरन डोम के अलावा भी इंटरसेप्शन उसका 100% नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई भी ऐसा मिसाइल, जिसका जिक्र मैं दीपिका आपको कर रहा था कि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। आपको ध्यान होगा जब हमास की तरफ से अटैक किया गया था और बहुत आईडीएफ ने, फिर उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने जवाब देना शुरू किया था, तो उस दौरान भी ईरान के बिल्कुल होश फाख्ता हो गए थे, और यहाँ तक कि ईरान की मिट्टी पर इजरायलीज ने बहुत ही पिन पॉइंट ऑपरेशन करके उन लोगों को पूरी तरह से ध्वस्त किया, खत्म किया, जो कि इसके लिए जिम्मेवार थे। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से इस बात को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि इजराइल जो अपने आयरन डोम सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम के साथ, मैकेनिज्म के साथ, आयरन बीम के साथ, यानी जो उनके पास हाई एनर्जी वेपन्स है, उनके साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है, और सभी वहां पे अलर्ट हैं, जागे हुए हैं। आप ही समझ लीजिए कि चाहे वो नेतन्याहू हो या फिर उसके अलावा नीचे की टॉप उनके चीफ ऑफ स्टाफ, हर कोई इस समय ऑपरेशन रूम के अंदर मौजूद है, और ये ईरान को जवाब देने की तैयारी है। ईरान अगर इस वॉर में घुस गया तो वो इकोनॉमिकली बहुत डाउन होगा, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसमें काफ़ी नुकसान होगा, और आने वाले टाइम पर हो सकता है कि जो बाकी कंट्रीज हैं, चाहे आप दोहा ले लीजिए यानी कतर, उसके अलावा यूएई, उसके अलावा सीरिया, जॉर्डन, बाकी जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो सब ईरान का साथ देंगी, या किस लेवल पर देंगी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक बहुत ही निर्णायक समय है, और टारगेट एरिया बिल्कुल क्लियर है, चाहे इनका एयर डिफेंस हो, या चाहे इनका ऑयल डिपो हो, या फिर उनका बड़े मेंटेनेंस डिपोज हो, चाहे उनके एयरक्राफ्ट हैंगर्स हो, उसके अलावा जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही इजराइल ने सबसे पहले किया, उसे डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, और फिर उसके बाद अब एक तरीके से ईरान अपने मिसाइल, रॉकेट्स और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए जवाब देने की तैयारी में है। बिल्कुल मनीष, आपसे एक और चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि न्यूक्लियर बहुत बड़ा खतरा है, ईरान के पास ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जिस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल हमले, हाइपरसोनिक, ऐसे में न्यूक्लियर की धमकी भी ईरान कई बार दे चुका है, तो क्या ऐसे भी संकेत मिल सकते हैं आने वाले दिनों में इस युद्ध में? देखिए, ये आप समझ लीजिए कि जो इस समय 3 न्यूक्लियर साइट्स है ईरान में, इस्फहान, फोर्दो और नतांज, इन तीनों एरियाज को पूरी तरह से अमेरिकन ने मैप कर रखा है। मैप का मतलब यह है कि अगर कोई भी हरकत होगी, सैटेलाइट्स वो लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और इन तीनों एरियाज में चारों 24 घंटे पूरी निगरानी है। अगर ये कहीं से भी अपना न्यूक्लियर यूज़ करते हैं या फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप मान लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पूरे ईरान के लिए होगा। ईरान के लिए नहीं, बल्कि एक सीधे तौर पर ये वर्ल्ड वॉर के तौर पर इसका ये घोषणा हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि ईरान न्यूक्लियर यूज़ के लिए बिल्कुल बचेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ईरान जो डेमोग्राफिकली इतना बड़ा है, उन सभी एरियाज़ में जो अमेरिकन हैं, इसराइलीज़ हैं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। उसके अलावा इसका इफेक्ट इतना होगा कि जिन जिन कंट्रीज़ पे इसका इफेक्ट जाएगा, वो कंट्रीज़ भी सीधा ईरान के साथ युद्ध में आ जाएगी। तो ईरान को इकोनॉमिकली नुकसान होगा, उसके अलावा लॉजिस्टिकली नुकसान होगा, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ईरान के, वो सारे खत्म होंगे। इसीलिए अमेरिका की तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जा रहा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत अमेरिकन लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप रिजीम चेंज कीजिए, हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके डेवलपमेंट में काम करेंगे, हम आपको पूरी तरह से इसमें सहयोग करेंगे। लेकिन क्या रिजीम चेंज होगा? क्या खानमाई जाएंगे या नहीं? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिस पे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको ना मानने वाला एक बहुत ही छोटा धड़ा है जिसकी कोई परसेंटेज भी आप समझ लीजिए ईरान में नहीं है, लेकिन इनको मानने वालों की परसेंटेज करीब 90% से भी ऊपर है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि ऐसे में रिजीम चेंज होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ, आमने सामने की लड़ाई और युद्ध जैसे हालात जरूर बन जाएंगे, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो या फिर दूसरी तरफ से लॉइटरिंग म्यूनिशंस या फिर अलग अलग तरीके के रॉकेट और मिसाइल्स का इस्तेमाल हो। दोनों ही देश
पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन अब ये बात दो देशों की नहीं बल्कि अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान हो गया है, और ईरान का जो दोस्त थे या ईरान के जो पहले दोस्त थे अब वो भी उनके एक तरीके से खिलाफ में होंगे और वो चारों तरफ से घेराबंदी के साथ होंगे। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि इस वक्त लगातार मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। लगातार ईरान की तरफ से जो अटैक हो रहा है उसकी जानकारी में हम आपको दे रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी है। ईरानी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान इस वक्त लगातार जो पलटवार कर रहा है इजराइल के हमले के बाद, वो ये बताता है कि ईरान इस वक्त आर और पार के मूड में नजर आ रहा है, और ईरान के जो तेवर है वो इस वक्त हमलों की शक्ल में लगातार सामने आ रहे हैं। बहरीन को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कुवैत में, दुबई में, सब जगहों पर ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए गए। इसके अलावा तेल अवीव, जो कि इजराइल की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, वहां पर भी एक बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास ईरान की तरफ से किया गया है। और अब ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी हैं। बहरीन का मैं जिक्र कर रही थी, जहां पर यूएस नेवल बेस को निशाना बनाया गया है, वहां पर ड्रोन अटैक किया है। बहरीन में यूएस नेवल बेस पर एक बार फिर से ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है, और ईरान इस वक्त अरब देशों के उन ठिकानों को, उन स्पॉट्स को निशाना बना रहा है जो कि अमेरिका से संबंधित है। यानी कि अमेरिका के स्पॉट्स को इस वक्त लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, कहा जाता है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर होता है वो रात में लड़ा जाता है, तो क्या इससे हम ये समझ सकते हैं कि अब जब घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं तो इन हमलों की इंटेंसिटी और ज्यादा होगी? बिल्कुल, आप जो फतह 2 ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका जिक्र ईरानी मीडिया कर रही है। हालांकि इसकी ऑफिशियल घोषणा और पुष्टि होना भी बाकी है कि फतह 2 का इसने इस्तेमाल किया है या मनीष, नहीं। लौट रही हूं आपके पास, क्योंकि वॉरजोन से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। ईरान के जंजान में मिसाइल डिपो तबाह कर दिया गया है। इजरायली हमले में ईरान का मिसाइल डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया। तो देखिए, अब दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। सुबह जब खबर आई थी तब खबर ये थी कि इजराइल की तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, लेकिन इस बार ईरान पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा था। जिस तरीके से ईरान ने आज पलटवार किया है वो ये बताता है कि ईरान कहीं ना कहीं इस वॉर को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैदी से खड़ा हुआ था। और यही रीजन है कि कुछ दिन पहले रशिया और चीन के सारे वॉर एक्सरसाइज भी ईरान की तरफ से की गई थी, और उस वॉर एक्सरसाइज से भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी। इजरायली हमले में ईरान का मिसाइल डिपो पूरी तरीके से तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, यानी कि हमलों की इंटेंसिटी दोनों तरफ से बराबरी पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था कि मेन टारगेट एरियाज को लॉक किया गया। मेन टारगेट एरियाज का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम या ऑयल एंड लुब्रिकेंट डिपोज हैं, FOL डिपोज हैं, उसके अलावा मेन हाईवेज हैं, हैंगर्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ वहां पर जो एयर बेसेस हैं, उसके अलावा मरीन बेसेस हैं, उन सभी एरियाज को टारगेट किया गया। और इसी वजह से जो फतह 2 जो मिसाइल है ईरान की, हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब यह है करीबन 330 सेकंड, आप ऐसे समझ लीजिए कि करीबन 3000 माइल पर आवर के हिसाब से ये तेजी के साथ चलती है। 5 मैक से लेकर 10 मैक तक की इसकी स्पीड रहती है, और उसी तेजी के साथ इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल भी है। लेकिन जब इसे फायर किया गया तो जाहिर सी बात है जिस भी एरिया पे जाएगा ये टारगेट को हिट करेगा। अगर आयरन डोम और IRF-B बहुत ही इंटैक्ट तरीके से इस समय इजराइल के चल रहे हैं और उन्होंने अगर इसे ब्लॉक किया तो। दूसरी बात, इजरायलीज बिल्कुल क्लियर हैं, अमेरिकन बिल्कुल क्लियर हैं कि ईरान को पूरी तरह से लॉजिस्टिक जो है उससे जीरो कर दें। यानी इसका मतलब यह है कि ईरान जिनके जरिए, जिसका जिक्र लगातार इजराइल और अमेरिका कर रहा था कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स इनका एक बहुत बड़ा थ्रेट है, यूरेनियम थ्रेट है, इनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक थ्रेट है, उसके अलावा जो इनके पास मिसाइल्स हैं वो एक बड़ा थ्रेट है, और इसका इस्तेमाल करके वो विश्व के खिलाफ, शांति के खिलाफ कुछ भी कदम उठा सकते हैं। और इसीलिए बातचीत के टेबल पे आने के बाद भी उन्हीं एरियाज को टारगेट किया गया। एक बार फिर से जो मिलिट्री टारगेट से उसको तो टारगेट किया ही गया, लेकिन उसके अलावा जहां से इनका FOL यानी फ्यूल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट था, उन एरियाज को टारगेट किया गया, उसको पूरी तरीके से खत्म किया गया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल उन्हीं एरिया
प्रयास की है और बहुत ही पिन पॉइंट तरीके से इजराइल ने टारगेट करते हुए ताकि सिविल लोगों को नुकसान न पहुंचे और सीधा मिलिट्री लोकेशन पे जाके हिट करे, इसको हिट किया। वहीं दूसरी तरफ जिसका जिक्र मैं कर रहा था, हैंगर्स, एयर डिफेंस के बेसिस, उसके अलावा जो बाकी लॉजिस्टिक बेसिस है, कमांड कंट्रोल सेंटर जिसके जरिए जो निगरानी रखी जा रही थी, उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है ताकि एक एक करके ईरान पूरी तरह से हैंडीकैप्ड हो जाए और फिर उसके बाद अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च करते हुए ये अग्रेसिव असॉल्ट किया जाए ताकि ये बैकफुट पर आए। लेकिन तस्वीरें बदल भी सकती हैं क्योंकि आज का दिन बहुत ही निर्णायक है। रात हो चुकी है, करीबन 9 बजे का वक्त होगा और वहाँ पे ईरान में, और करीबन 8 साढ़े 8 का वक्त इजराइल में होगा। और इसीलिए मैं बहुत ही श्योर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो अगले 12 घंटे रात है, ये लंबी रात होने वाली है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो निर्णायक होगी। लेकिन उसके बाद दोनों देशों में से कौन सा देश मानेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड ये बताता है कि जब इतना ज़्यादा एस्केलेशन हुआ है तो इसमें किसी भी कंट्री ने एक दूसरे की बात नहीं मानी, यूएनएससी की बात नहीं मानी है, बल्कि खुद ही मध्यस्थता के टेबल पर आए हैं और लंबी बातचीत का दौर चला है, उसके बाद जाके मध्यस्थता की है। तो ये अगले 12 घंटे यानी आज की रात बहुत ही लंबी होने वाली है। तो देखिए, आज की रात भारी भी है, लंबी भी है, क्योंकि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और इसी कड़ी में वो लगातार अपने उन हथियारों का इस्तेमाल, उन ड्रोन्स का, मिसाइलों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है जो ज्यादा से ज्यादा इस वक्त इजराइल को नुकसान पहुंचा सके, यूएस के मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा सके। यही एक मात्र मकसद इस वक्त ईरान का नजर आ रहा है। लेकिन क्या ईरान इस वक्त युद्ध में पहले ही अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है और अब इजराइल की तरफ से जो अटैकिंग मोड अपनाया गया है कुछ घंटों बाद, वो ईरान को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है, इसी पर बात करेंगे। हम हमारे साथ एस बहल जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ एसके मलिक, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहल साहब, आपसे ही समझना चाहूंगी कि हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे मनीष भी जुड़े हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि दरअसल ईरान ने अब तक जो अटैक किया है उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इजराइल इसी का इंतजार कर रहा था। ऐसा मुझे नहीं लगता कि पूरी ताकत झोंक दी गई है। ये जरूर है कि उन्होंने सैकड़ों मिसाइल इस्तेमाल कर ली होंगी जब उन्होंने इतने सारे 8 देशों के अंदर अलग अलग एयर बेसेस और पोर्ट्स पे हमले किए हैं और साथ में इजराइल के ऊपर हमला किया है, तो जरूर है कि सैकड़ों के करीब उन्होंने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन उनकी मिसाइल की खेप जो है 3000 से 5000 के बीच में है और कहीं ना कहीं ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट अटैक्स हुए हैं उसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। तो मुझे ये लग रहा है कि जो असली बात है, जो उनकी एक बात से मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये अगले 12 घंटे निर्णायक हो सकते हैं इस बात से कि कितना भीषण तरीके से अमेरिका और इजराइल उन पे हमला बोलते हैं। लेकिन ये कहना कि उनकी कैपेबिलिटी एक दिन के अंदर खत्म हो गई होगी, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मुझे ऐसे लगता है कि उनकी कैपेबिलिटी इस वॉर को खींचने की 10 दिन की मिनिमम है। उसके बाद ही शायद कभी उस लेवल का डैमेज हो सकेगा जिस लेवल का डैमेज अमेरिका चाहता है, ताकि वो एक निर्णायक ऑपरेशन कर सके। लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि अभी तक उन्होंने अपने बेस्ट वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल नहीं किया है और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे फाता, खुर्रमशहर 4 और जिनकी स्पीड बढ़ते हुए कई गुना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड से है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं उनको कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो और उनकी सर्कुलर एरर प्रोबेबल भी है, वो काफी बेहतर है, यानी कि वो मनूवर भी कर सकती है और बहुत एक्यूरेटली अटैक भी कर सकती है। और अभी तक उसने ज्यादातर वो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है जो उतनी एक्यूरेट नहीं है और शायद उतनी घातक भी नहीं है और उनमें से कई इंटरसेप्ट भी हो गई हैं। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल ईरान इस सिचुएशन में है कि वो इस वॉर को अच्छे से लड़ सकता है, यानी कि इजराइल और अमेरिका के लिए फिलहाल कोई विन विन सिचुएशन नहीं है। मलिक साहब, क्या ईरान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो एक लॉन्ग वॉर को लड़ सके? क्या वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है या सैन्य मोर्चे पर अगर हम बात करें तो वहां पर इतना स्ट्रांग नजर आता है कि वो लंबे समय तक मुकाबला कर सकता है? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो ये युद्ध शुरू हुआ है इसमें ईरान की जो पॉजिटिव है, यानी ईरान की जो स्ट्रेंथ है, वो एक तो उसकी मिसाइल पावर है, जैसे कि अभी जो वक्ता है वो डिस्कस कर रहे थे
इसके अलावा जैसे मनीष बता रहे थे, मैं उस बात से सहमत करता हूं कि अभी जो उन्होंने शुरू किया है ये उनका इनिशियल साल्वो टाइप है। उन्होंने जो मिसाइल्स है, कोई भी देश यानी ईरान को भी मालूम है कि ये लंबा युद्ध खिंच सकता है, इसलिए वो अपने पूरे आर्सेनल, पूरी उत्तम क्वालिटी के हाइपरसोनिक मिसाइल इस स्टेज पे एक्सपोज नहीं करना चाहेगा। दूसरी बात ये होती है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ईरान भी वेट एंड वॉच की स्थिति में आता चला जाएगा, क्योंकि एक्शंस अमेरिका और जो इजराइल के होंगे वो भी घातक होंगे। उस स्थिति को काउंटर करने के लिए ईरान को भी अपने उत्तम क्वालिटी के यानी जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ वेपन है उनको बचाकर रखना होगा, और वो इस स्टेज पर उसको वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि उसकी जो दूसरी शक्ति है यानी मिसाइल के साथ ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन है या फिर लॉयटरिंग अम्युनिशन है, वो उसका भी इस्तेमाल करना चाहेगा, जहां पर आज उसने जो लो क्वालिटी की मिसाइल्स भेजकर जो खाड़ी के देशों में उसने 8 देशों के अंदर उसने मार किया है। तो ये जो युद्ध का जो पहला दिन है, ये आज देखा जाए इनिशियल रिएक्शन कहा जाएगा। साथ साथ ये भी कहना उचित नहीं होगा कि इजराइल और अमेरिका ने भी पूरी ताकत झोंकी है। देखिए, वो भी एक इनिशियल रिएक्शन है, और जैसे जैसे रिएक्शन एक दूसरे का परखेंगे, ये शहर मात का खेल होता है ऑपरेशन को आगे बढ़ाना। जी चलो, तो फिलहाल शेयर मात का खेल बता रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, और ये भी बात कह रहे हैं कि आने वाले कुछ आवर्स यानी कि कुछ घंटे काफी क्रूशियल होने वाले हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इस वक्त अरब देशों पर भी अटैक किया है, क्या वो उसके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं मनीष? क्योंकि एक म्यूटेड सपोर्ट तो मिल सकता था ना, लेकिन अब वो म्यूटेड सपोर्ट भी गल्फ कंट्री की तरफ से ईरान इसकी उम्मीद नहीं करेगा अभी। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि खास तौर पे अभी के हालात में जो ईरान है वो अपने पूरे जो उसका आर्सेनल है, यानी जो हथियार उसके पास मौजूद हैं, मिसाइल्स, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही, यानी रॉकेट और मिसाइल्स के जरिए एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ किया जा रहा है। लॉयटरिंग म्यूनिशंस, कैमिकाजी ड्रोन, अभी की तस्वीर है। अब से एक ईरानी तंसिम न्यूज़ एजेंसी है जो कि ईरान की है, उसने कहा कि एक और वेव ईरान ने इसराइल के ऊपर दागा है। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि लगातार इसराइल के ऊपर ईरान एक शॉर्ट इंटरवल पे अपने मिसाइल्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, साथ में लॉयटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल कर रहा है। अब जो ये गल्फ कंट्रीज हैं, जहां पर पहले से ही इस समय ईरान का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड था, ईरान की दोस्ती है, आप ये साधारण शब्दों में समझ लीजिए, लेकिन जब सिविल लोगों को टारगेट किया जाएगा, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीर है जुमेरा में, जब उनका जो लॉयटरिंग म्यूनिशन है, जो कैमिकाजी ड्रोन है, वो सीधा जाके बिल्डिंग के अंदर हिट हुआ। उसके अलावा यूएई के अंदर और उसके अलावा बहरीन में जो फ्लीट का 5th फ्लीट का जो मेन ऑपरेशनल बेस था, उसके पास की जो बिल्डिंग्स हैं उस पर डैमेज हुआ। तो उसके बाद इनका भी रिएक्शन आना लाजमी था, और इनका रिएक्शन आया। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आप इसे देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। यानी इसका मतलब अभी भी बातचीत की गुंजाइश गल्फ कंट्रीज के साथ ईरान की लगातार है, और ईरान की ये पुरानी दोस्ती है, क्योंकि ईरान इस बात को कह रहा है कि हमारे टारगेट मिलिट्री ऑपरेशनल बेस है, अमेरिकन के मिलिट्री ऑपरेशन बेस हैं, और इसीलिए एक वेव के बाद दूसरा वेव, आप जो सोचिए, एक बहुत ही स्पेसिफिक इंटरवल के बाद ईरान अपने जो वेव्स के तौर पर अपनी मिसाइल्स और रॉकेट या फिर ड्रोन को, जो कि पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस के तौर पर वो लगातार भेज रहा है। लेकिन अगर 1 डिग्री का भी अगर डेविएशन होगा तो टारगेट कहीं और पहुंच जाएगा, और यही इस समय दिखाई भी दे रहा है। और इसीलिए जो ये सभी कंट्रीज हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि वो डिएस्केलेट करना चाहिए, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी कोई स्ट्रांग प्रतिक्रिया, इनकी तरफ से कोई मिसाइल ईरान की तरफ आ गई हो तो ये मुझे अभी तक नहीं दिखा है। लेकिन आने वाले समय में खासतौर पर अगर इसराइल के ऊपर लगातार फायर करता रहता है, मिसाइल फायर करता है, रेफरेंस के तौर पर जैसे जून 2025 को हुआ था, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर एक भी कोई मिसाइल हिट करती है तेल अवीव या फिर किसी और जगहों पे, तो बातचीत और का लेवल या फिर उसके अलावा एस्केलेशन का लेवल वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि इजराइल ने बहुत ही सोच समझकर ये पूरा टारगेट किया है, चाहे उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले एरियाज हों या फिर उनके जो बाकी एरियाज हैं, चाहे उनके एयर डिफेंस के एरियाज हैं, उनके जो फ्यूल ऑयल डिपोज हैं, उसके अलावा जो उनके लॉजिस्टिक डिपो हैं, यानी जो उनका मिलिट्री हेल्प है, यानी मिलिट्री एड है, जिसकी वजह से ये ईरान की फौज लड़ाई कर सकती है, वो पूरा का पूरा खत्म करने की तैयारी की है। अब ये 10 दिन लड़ेंगे, 15 दिन लड़ेंगे। हालांकि यूक्रेन रशिया में भी लोगों ने, सबने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये लंबी लड़ाई नहीं चलेगी, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड वॉर में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी तक वो युद्ध जारी है। तो इसीलिए ईरान की तर्ज पर भी अगर मैं इसका एग्जाम्पल देते कहूँ कि ईरान के पास अपने रॉकेट, मिसाइल्स और लॉयटरिंग म्यूनिशन का जखीरा बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इसराइल और साथ में अमेरिका का एक साथ आना
ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज पे जहां पर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशनल एरियाज को ही टारगेट किया हो, लेकिन उसके अलावा जो सिविल एरियाज हैं वो भी टारगेट हुए। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है, इस समय ईरान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का समय है। और अगले 12 घंटे ईरान कैसे करेगा, इसे स्टेप फॉरवर्ड करेगा या फिर इसमें शांत बैठेगा या फिर वेव के हिसाब से भेजेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर जून 2025 की तरह हुआ कि एक साथ 120 रॉकेट फायर किया ईरान ने बहुत ही सोच समझ के इजराइल के ऊपर, तो ये पूरा मामला बदलेगा। और फिर मुझे ये लगता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो महज एक औपचारिक तौर पर है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ईरान ने इस बात को बताया भी है कि वो क्या करना चाहता था और क्या उसकी वजह से ये पूरा का पूरा रिएक्शन है। तो ये एक तस्वीर है अभी की। और डिप्लोमेटिकली टाइज, चाहे भारत का रुख हो या उसके अलावा जो भारत के लोग इस समय ईरान में मौजूद हैं, इसराइल में मौजूद हैं, या फिर उसके अलावा बाकी कंट्रीज, चाहे सऊदी की यूएई हो, बहरीन हो, उसके अलावा गल्फ कंट्रीज के सभी जो एरियाज हैं वहां पे मौजूद हो, उन सबको सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। लेकिन फिर से गंभीरता इस बात की है कि अगले 12 घंटे क्या होगा, कि क्या ईरान इसे और एस्केलेट करते हुए अपने मिसाइल्स और साथ में रॉकेट